सेठ घनश्याम दास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उसके 3 लड़के थे और गाड़ी घोड़ा बग्घी ये तो सब था ही, लेकिन उसे अपने खजाने से ज़्यादा प्यार वो अपने 17 हाथियों से करता था। उसे हाथियों से इतना लगाव था कि वो अपने बगीचे में जाकर अपना बहुत सारा टाइम अपने हाथियों के लिए ही निकालता था। और वो सोचता था कि अगर मेरे बेटों ने हाथियों की परवाह नहीं की तो इनका क्या होगा, कहीं इन्हें मार के वो भगा ना दे। उसे ये चिंता रहती थी, तो वो वहीं कभी कभी सो जाता था और वो सोचता था कि कहीं मेरे जाने के बाद हाथियों की देख रेख कैसे होगी। तो उसे ये ख्याल बहुत ज़्यादा सता रहा था। तभी एक दिन वो अपने घर में ही सोच रहा था कि उसके मरने के बाद उसके हाथियों का क्या होगा। यह फिक्र उसे खाई जा रही थी और ऐसे ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। तो उसे लगा कि अब मेरा टाइम आने वाला है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटों को बुला करके इस बात को समझा दूं कि मेरे मरने के बाद हाथियों की अच्छे से रेख देख करें। और फिर एक दिन अचानक से सेठ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो सेठ इतना परेशान हो गया कि वो अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसका समय बहुत ही निकट आ चुका था। वो बहुत परेशान हो रहा था अपने कमरे में। तो उसने सोचा क्यों ना अब मैं अपने बेटों को बुला ही लूँ, क्योंकि वो टाइम आ गया है जो समझाना चाहिए मुझे अपने बेटों को कि वो किस तरीके से हाथियों की और अपने साम्राज्य की देखभाल करें। तो उसने सोचा चलो अब बुलाया जाए। तो उसने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और फिर समझाने लगा कि देखो मेरा टाइम तो आ चुका है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बराबर बराबर बांट लेना। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रहे कि जो मेरे 17 हाथी हैं उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और फिर अपने बड़े बेटे को समझाया कि ये तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, तो कोई भी लड़ना झगड़ना मत, अपने हिसाब से बंटवारा कर लेना। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर एक दिन सेठ अपने बगीचे में घूम रहा होता है और अचानक से उसकी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाती है और वहीं पे वो उसकी डेथ हो जाती है और वो सीधा स्वर्ग सिधार जाता है। और फिर तीनों लड़के जैसा कि उसके आपने बताया था और वसीयत के हिसाब से अपना बंटवारा करते हैं। तो ज़मीन और जायदाद उन दोनों तीनों का बंटवारा तो उस तरीके से हो जाता है, लेकिन वो तीनों उन 17 हाथियों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इन हाथियों का अब हम कैसे बंटवारा करेंगे। तो ये सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और आपस में झगड़ने लगते हैं कि मैं इतने हाथी नहीं दूँगा और दूसरा बोलता है मैं इतने हाथी नहीं दूँगा। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और हाथियों का बंटवारा उस टाइम पे वहाँ नहीं होता है। और फिर एक दिन वो ऐसे ही बंटवारे के बारे में बात कर रहे हुए तभी अचानक से एक बाबा जी एक और अपने हाथी पर बैठकर वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो उनकी बातें सभी सुनने लगते हैं। और बाबा जी फिर पूछने लगते हैं कि बेटे आखिर क्या बात है जो तुम दोनों तीनों बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है। तो उसमें बड़ा वाला लड़का बोलता है कि बाबा जी हमारे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी वसीयत के हिसाब से हमारा बंटवारा हो गया है, लेकिन ये 17 हाथी हैं और हमारी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम इनका बंटवारा करें। तो बाबा जी ने कहा ये समस्या तो बहुत आसान है, ऐसा करो ये मेरा जो एक हाथी है इसे भी आप ही रख लो, तो 18 हाथी हो गए। इस तरीके से तुम्हारा बंटवारा बहुत आराम से हो जाएगा। तो तीनों लड़के वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सुन के। और फिर बाबा जी बोलते हैं कि चलो तुम्हारे बाप के हिसाब से पहला लड़का इसमें से यानी कि आधा हिस्सा यानी 9 हाथी ले लो, और दूसरे लड़के को बुलाया उसका यानी 1/3 यानी कि 6 हाथी दे दिए। इस तरीके से ही फिर उसने तीसरे लड़के को भी बुलाया और कहा चलो छोटे बेटे तुम भी अपना 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी ले लो। इस तरीके से 9 हाथी और 6 हाथी और 2 हाथी कुल मिला के 17 हाथी हुए। उनका बंटवारा वहीं उन्हीं हाथियों से हो गया और बाबा जी अपने वाले हाथी पे बैठ करके वहाँ से चले गए। और ये देख करके वो तीनों लड़के बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे इतने कठिन सवाल को बाबा जी ने ज़रा सी देर में ही कितने आसानी से हल कर दिया। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या समझ आया? इस कहानी का मतलब है अपने अपने कर्म, यानी कि अगर तुम लड़ने से पहले थोड़ा दिमाग चला लो